नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ पृथ्वीराज चौहान की असली कहानी के बारे में। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत समृद्धि इतिहास और संस्कृति की भूमि है, जिसमें कई राज्य, राजवंश और शासक देश के परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक शासक है पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें मध्यकालीन भारत के महानतम योद्धाओं और राजाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। हालांकि इतिहास के कई महान नेताओं की तरह पृथ्वीराज चौहान का जीवन अपनी परेशानियों और चुनौतियों के बिना नहीं था। इस लेख में हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन में उतरेंगे, उनकी विजय के साथ साथ उनके संघर्षों की खोज करेंगे। पाठक इस विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन और विरासत की गहरी समझ हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। हम उनकी शुरुआती जीवन, सत्ता में उदय, मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई, राजा के रूप में शासन और भारतीय इतिहास में विरासत का पता लगाएगी। यह लेख पाठकों को भारतीय के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक की नेतृत्व शैली में अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा करता है। अपने पूरे जीवन काल में कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने पीछे एक प्रेरणादायक कहानी छोड़ी है, जो आज भी गूंजती है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 ईस्वी सन में अजमेर, राजस्थान में हुआ था। वह चौहान वंश का था और अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान का पुत्र था। पृथ्वीराज को उनके दादा अंगलपाल तोमे ने बहुत कम उम्र से ही युद्ध और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने साहित्य, गणित, संगीत और दर्शन में भी उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की। एक युवा लड़के के रूप में पृथ्वीराज ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से अपने पिता को प्रभावित किया। उनके पिता ने उनकी क्षमता को पहचाना और जल्दी से ही उन्होंने अजमेर का भविष्य का राजा बनने के लिए तैयार किया। पृथ्वीराज के शुरुआती वर्षों में पड़ोसी राज्यों के खिलाफ कई सैन्य जीत हुई, जिन्होंने उनके राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश की। पृथ्वीराज के प्रारंभिक जीवन ने एक योद्धा और नेता के रूप में उनकी भविष्य की सफलताओं की नींव रखी। विभिन्न विषयों में उनके व्यापक प्रशिक्षण ने उन्हें एक अच्छी तरह से शिक्षा दी, जो बाद में उन्हें राजा के रूप में अपने शासनकाल के दौरान जटिल राजनीतिक स्थितियों को नेविगेट करने में मदद करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के जीवन के निर्णायक क्षणों में से एक उनके ससुर जयचंद द्वारा विश्वासघात था, जिन्होंने कंत्रोज पर शासन किया था। जब पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयुक्ता का हाथ स्वयंवर में जीत लिया, तो जयचंद भड़क गए। जयचंद ने अपनी बेटी का हाथ मोहम्मद गोरी को देने का वादा किया था, जिसे तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने हराया था। जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज की तुलना में बेहतर सहयोग के रूप में देखा और इसीलिए दूसरे स्वयंवर की व्यवस्था की। हालांकि इस बार उन्होंने केवल उन राजाओं को आमंत्रित किया जो उनके प्रति वफादार थे और पृथ्वीराज को बाहर रखा। मोहम्मद गोरी को वैदिक पुजारी के वेश में स्वयंवर में प्रकट हुए और जयचंद के आशीर्वाद से संयुक्ता का हाथ जीत लिया। अपने ही ससुराल द्वारा धोखा दिए जाने से नाराज पृथ्वीराज ने एक सेना के साथ कनौज की ओर कूच किया। जयचंद के विश्वासघात की कहानी न केवल राजनीतिक साजिश को उजागर करती है, बल्कि व्यक्तिगत प्रतिशोध को भी
उजागर करती है, जिसने उस समय के दौरान निर्णयों को प्रभावित किया था। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि यहाँ तक कि शक्तिशाली शासक भी अपने स्वयं के परिवारों और सहयोगों के विश्वासघात के अछूत नहीं थे। इस झटके के बावजूद पृथ्वीराज अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए दृढ़ रहे। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान उत्तरी भारत में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे, मोहम्मद गोरी के रूप में पश्चिम में से एक नया खतरा उभरा। अफगानिस्तान के एक मुस्लिम शासक गोरी ने पहले ही वर्तमान पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी और उत्तरी भारत के धन और शक्ति पर नजर रख रहा था। जयचंद द्वारा विश्वासघात के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया, मोहम्मद गोरी। दोनों सेनाएं 1191 ईस्वी सन में तराइन में युद्ध के मैदान में मिले। पृथ्वीराज की सेना राजपूत योद्धाओं से बनी थी, जबकि गोरी में तुर्की और अफगान सेनाओं का मिश्रण था। लड़ाई भयंकर थी, जिसमें दोनों पक्षों ने भारी नुकसान उठाया। हालांकि पृथ्वीराज का धनुष और तीर का उपयोग एक निर्णायक कारक साबित हुआ। उनके तीरंदाजों ने गोरी की सेना पर तीर की बारिश की, जिससे महत्वपूर्ण हताहत हुए। अंत में पृथ्वीराज विजयी होकर उभरे और गोरी पर कब्जा कर लिया। हालांकि उसने दया दिखाई और उसे फिर कभी भारत पर हमला न करने की चेतावनी के साथ मुक्त होने दिया। यह निर्णय गोरी के खिलाफ भविष्य की लड़ाइयों में पृथ्वीराज को परेशान करने के लिए वापस आ जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई भारतीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण था, क्योंकि इसने भारतीय शासकों और मुस्लिम आक्रमणकारी के बीच एक लंबी संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। इसमें पृथ्वीराज चौहान की सैन्य प्रतिभा और रणनीति सोचों को भी दिखाया गया, जिसने उन्हें सभी बाधाओं के खिलाफ इस महत्वपूर्ण लड़ाई को जीतने में मदद की। तराइन की पहली लड़ाई में हारने के बाद मोहम्मद गोरी ने हार नहीं मानी। वो 1192 ईस्वी सन में तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ी सेना के साथ लौट आई। यह लड़ाई पहली लड़ाई से भी अधिक तीव्र थी और कई घंटों तक चली। पृथ्वीराज चौहान की रणनीति मोहम्मद गोरी की सेना पर चारों तरफ से हमला करने की थी, लेकिन उन्होंने गोरी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति का अनुमान नहीं लगाया था। मोहम्मद गोरी ने जमीन पर तेज स्पाइस लगाए थे, जिससे पृथ्वीराज के घुड़सवार घोड़े में से कई घायल हो गए थे, क्योंकि वे अपनी सेना की ओर बढ़ रहे थे। इससे पृथ्वीराज की सेना के बीच अराजकता और भ्रम पैदा हो गया, जिससे उनकी हार हुई। तराइन की दूसरी लड़ाई में हार ने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के अंत को चिह्नित किया और मोहम्मद गोरी के तहत उत्तरी भारत पर मुस्लिम वर्चस्व स्थापित किया। इस हार के बावजूद पृथ्वीराज चौहान आज भी भारतीयों के लिए साहस और बहादुरी के प्रतीक बने हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान एक योद्धा के रूप में अपनी बहादुरी, साहस और कौशल्य के लिए जाने जाते थे। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 साल की छोटी उम्र में दिल्ली के राजा बन गए। पृथ्वीराज चौहान एक महान नेता थे, जो जानते थे कि अपने सैनिकों को कैसे प्रेरित किया जाए और युद्ध में उनका नेतृत्व किया जाए। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई किलों का निर्माण किया और दिल्ली के बुनियादी ढांचे में सुधार किया।
उन्होंने अन्य देशों के साथ व्यापार को भी बढ़वा दिया, जिससे उनके राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़वा देने में मदद मिली। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल कवि और संगीतकार थे, जिन्होंने कला और संस्कृति का सक्रिय रूप में समर्थन किया। हालांकि पृथ्वीराज का शासनकाल इसकी चुनौती के बिना नहीं था। मोहम्मद गौरी के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता 2 निर्णायक लड़ाइयों में समाप्त हुई, जो उत्तरी भारत के भाग्य का निर्धारण करेगी। पहली लड़ाई जीतने के बावजूद पृथ्वीराज एक रणनीतिक गलती के कारण दूसरी लड़ाई हार गए, जो उन्हें युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी के जीवन को बख्शकर की थी। उसकी हार के बाद पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया, जिसने बाद में 1192 में ईस्वी सन में उसे मारने से पहले उसे अंधा कर दिया। अपने जीवन के इस दुखद अंत के बावजूद पृथ्वीराज भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति बने हुए हैं, जिनकी बहादुरी और नेतृत्व आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। पृथ्वीराज चौहान अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। उनकी बहादुरी, साहस और शिष्टता मध्ययुगीन भारत में किंवदंतियों का सामना बन गई। उनकी वीरता की कहानियाँ केवल उनके राज्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश में दूर दूर तक फैली हुई थी। आज भी पृथ्वीराज चौहान को भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। उनकी कहानी कई लोकगीत, कविताओं, नाटकों और कहानियों में अमर हो गई है। कवि चांद बरदाई द्वारा लिखित प्रसिद्ध गाथा गीत पृथ्वीराज रासो उनके जीवन और वीरतापूर्ण कार्यों की कहानी बताता है। वह धार्मिकता का एक सच्चा प्रतीक था और हर उस चीज का प्रतीक था जो एक अच्छे शासकों को होना चाहिए। बहादुर, न्यायपूर्ण, बुद्धिमान और अपनी प्रजा के प्रति दयालु। पृथ्वीराज चौहान का जीवन सबक से भरा है और उनके अनुभव मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिन्हें आधुनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण सबक अच्छे निर्णय और निर्णय लेने के कौशल्य की आवश्यकता है। पृथ्वीराज अपने तेज दिमाग, त्वरित सोच और चतुर रणनीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भावनाओं या व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय तथ्यों के आधार पर सूचित निर्णय लेने के महत्व को समझा। पृथ्वीराज के जीवन से एक और महत्वपूर्ण सबक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में दृढ़ता और लचीलापन का मूल्य है। अपने सहयोगों द्वारा विश्वासघात सहित कई चुनौतियों और असफलता का सामना करने के बावजूद पृथ्वीराज ने कभी हार नहीं मानी और अंत तक जिस चीज में वह विश्वास करते थे उसके लिए लड़ना जारी रखा। उनका अटूट दृढ़ संकल्प एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि सफलता के लिए अक्सर कड़ी मेहनत, समर्पण और बाधाओं को दूर करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन और शासनकाल ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वह उन कुछ शासकों में से एक थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और उत्तरी भारत में स्थिरता लाई। उन्होंने राजपूत संस्कृति और लोकाचार को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत ने योद्धाओं, कवियों और नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। एक उल्लेखनीय उदाहरण महाराणा प्रताप है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपना नायक माना और उनकी बहादुरी और शिष्टता से प्रेरणा ली। उनकी वीरता की कहानियाँ अभी भी पूरे भारत में लोकगीतों, कहानियों
और किंवदंतियों में गूंजती है। अंत में पृथ्वीराज चौहान का जीवन और शासनकाल वीरता, विश्वासघात और अंततः विजय के अविश्वसनीय क्षणों से भरा था। उनकी विरासत प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतीय लोगों की ताकत और दृढ़ संकल्प की याद दिलाती है। उनके जीवन से सीखे गए सबक आने वाली पीढ़ियों को न्याय के लिए खड़े होने और अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। भारतीय इतिहास पर पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव अतुलनीय है और उनकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है जो इस दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।